साथियों, अब हम इस वीडियो के अंदर जो सीतारमण जी ने घोषणा की उसका जो पांचवा और अंतिम हिस्सा है घोषणा का, उसके बारे में बात करेंगे। इसमें टोटल उन्होंने 8 घोषणाएं की और एक कुछ जो है जानकारी दी कि उन्होंने क्या क्या किया है। तो साथियों, ये जो घोषणा है इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले उन्होंने घोषणा की कि नई जो पब्लिक सेक्टर जो कंपनियां, उनकी एक नई नीति लेके आएगी सरकार। पब्लिक सेक्टर कंपनियों में ये तय करेगी कि जो अलग अलग सेक्टर है उसमें ये कोई प्रमुख पब्लिक सेक्टर कंपनी होगी, उसके अंदर भी निजी पूंजीपति का इन्वेस्टमेंट होगा। और उसके अलावा जो बाकी जो एक तरीके की जो कंपनियां हैं उनको आपस में विलय करेंगे। और उसके साथ साथ इन सारी कंपनियों में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट करने का रास्ता खोल दिया, निजीकरण करने का। तो ये इनका एजेंडा है जिसको भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल सुनियोजित तरीके से इसको बढ़ा रही है और जितने भी हमारे पीएसयू है इनको बेच रही है। इसमें एक चीज और साथियों ध्यान रखना है कि पीएसयू जो है उस समय बनाए गए थे, जो पब्लिक सेक्टर कंपनी है, ये हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है, रीढ़ है ये। इसलिए हमारा देश जब भी दुनिया में मंदी आई या दुनिया की जो अर्थव्यवस्था है वो गड़बड़ हुई ढही, तो उस समय जो है हमारे देश की अर्थव्यवस्था बची रही। और वो इस कारण से बची रही, उसका कारण ये पीएसयू थे, ये पब्लिक सेक्टर कंपनियां थी, जिसके कारण से हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत रही और अर्थव्यवस्था कभी भी गड़बड़ नहीं हुई। हमारे देश की जनता का खून पसीने की कमाई से उस समय जो कम धन था, उसी परिस्थिति में भी ये पैसा इकट्ठा करके ये पीएसयू खड़े किए गए। ये 70 साल की जो मेहनत है, देश की जनता का पैसा है, इसको आज ये भारतीय जनता पार्टी कोड़ियों के भाव उनको गड़बड़ करके, उनको बिगाड़ के और सस्ते दामों में जितना पूंजीपतियों को सौंप सकती है, बेच सकती है, वो बेचने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। ये इनकी नीति है, पूंजीपतियों के से हमारी देश की अर्थव्यवस्था को गुलाम बनाना, अर्थव्यवस्था को पूंजीपतियों से कब्जा करवाना, अर्थव्यवस्था पर पूंजीपतियों का कब्जा रहे, ये अर्थव्यवस्था वो हमारी देश और आर्थिक रूप से पूंजीपतियों का गुलाम रहे, उनके कब्जे में रहे। ये भारतीय जनता पार्टी की नीति है, जिसको भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की नीति यही है। तो ये दोनों जो मिलकर के इस पूरी अर्थव्यवस्था को पूंजीपतियों के हवाले करने का काम कर रहे हैं। इस बात को साथ ही हमको ध्यान रखना। ये चर्चा में भी सीतारमण जी ने बहुत ही स्पष्ट तरीके से सारी, और इसमें साथ में भी ध्यान रखना है कि देसी विदेशी पूंजीपति है, सारे दुनिया की जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं सबको न्योता देना है कि आप आओ, आप इनको खरीदो। तो ये साथियों हमको ध्यान रखना है, जो पहली घोषणा सीतारमण जी ने की है। दूसरा घोषणा साथियों एक ही है कि जो राज्य जो ऋण लेते हैं उनका पहले ये कानून है कि जीडीपी का 3% तक वो ऋण ले सकते हैं। अभी 3 से बढ़ा के उसको 5 कर दिया। अब इससे वो कह रहे हैं कि इससे ज़्यादा ऋण लेने की क्षमता राज्यों की को छूट दे दी गई, जिससे लगभग 4 लाख करोड़ रुपया लोन के रूप में राज्य ज़्यादा ले पाएंगे। तो उससे जो है उनकी अर्थव्यवस्था आगे बढ़ेगी। मगर लोन तो लोन होती है साथियों, लोन लेने से लोन चुकाना भी तो है बाद में, लोन लेने का ऑप्शन सरकार ने खोला है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण घोषणा है साथियों। तीसरी जो छोटी कंपनियां हैं, लघु उद्योग है, उसके अंदर उन्होंने ये घोषणा की कि जो दिवालापन या दिवालीपन की जो प्रक्रिया होती थी, जो कंपनियां ये ऋण नहीं चुकाती थी, तो ऋण नहीं चुकाने से एक जो ऋण वसूली के लिए जो दिवालीपन, यानी जिसको अपन कुड़की वारंट बोलते हैं, उसकी जो प्रक्रिया होती थी, उस प्रक्रिया पर सरकार ने रोक लगा दी है अगले 1 साल के लिए, कि ऋण नहीं भी जमा करेंगे तो भी इनके ऊपर 1 साल तक कोई ऋण की जो रिकवरी की जो कोई कार्रवाई इनके ऊपर नहीं की जाएगी, पहली बात। दूसरी बात ये कहेगी कि उनका जो चूक है वो 1 लाख पे था, कि 1 लाख की चूक होती है तो उसके ऊपर इनको कार्रवाई होगी। तो 1 लाख से सीधा उसको 1 करोड़ कर दिया, कि जब 1 करोड़ होगा तब उस पर कार्रवाई होगी। तो ये एक तरीके से जो ऋण दिया है, ऋण के बाद से उनको पूरी तरीके से चुकाना है, नहीं चुकाना है, ये पूरी छूट दे दी है कि आपको नहीं चुकाना है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप जो है आपके ऊपर रिकवरी करने की कोई कार्रवाई नहीं होगी। और साथ में कहा कि कोविड-19 के समय में जो कर्ज है
या जो कर्ज अभी दिए जा रहे हैं, हो सकता है कि जो ये कर्ज अभी इसके ऊपर ये इस दायरे से बाहर होंगे, मतलब ये अगर नहीं चुकाए जाएंगे तो इसके ऊपर कोई भी दिवालीपन की कार्रवाई नहीं होगी। तो ये मान के चलो साथियों कि जो ये बहुत बड़ा पैकेज सरकार ने दिया है, उसी पैकेज के साथ में सरकार ने ये कह दिया है कि आप टेंशन मत करो, ये आपको चुकाने का जरूरत उस तरीके से नहीं है, आपकी मर्जी है, अगर आप चुका सकते हो। बाकी आपके ऊपर जो ऋण नहीं चुकाने की जो कार्रवाइयाँ होती हैं वो कार्रवाइयाँ नहीं होंगी। तो ये बहुत ही अलग तरीके का फैसला है, और ये फैसला जो किसान है या जो बाकी लोग हैं, जो जनता है, उसके ऊपर ये फैसला कभी लागू नहीं होता, ये हमको ध्यान रखना है। तो तीसरा जो फैसला है, ये फैसला सरकार ने किया है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो वित्त मंत्री ने कहा, उसमें कहा कि हम इसका बजट बढ़ाएंगे, उसमें कहा कि हम जिला स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे जो महामारी से निपटने के लिए लैब्स बनाएंगे, जिला स्तर पर एक पूरा सेंटर बनाएंगे, ये सारी चीज़ों की घोषणा करी। उन्होंने कहा भी कि ये हम इसको जो स्वास्थ्य व्यवस्था है उसको मजबूत करेंगे। अब इसके दो अर्थ हैं, एक तो यह है कि अभी ये स्वास्थ्य व्यवस्था मजबूत नहीं है, स्वास्थ्य व्यवस्था में हमेशा सरकार ने बजट काटा है और इसको निजी क्षेत्र में देने का पूरा प्रोत्साहित किया है, सरकारी स्ट्रक्चर को ध्वस्त किया है। अब ये कह रहे हैं कि नहीं, हम इसको ठीक करेंगे, मगर इसमें विडंबना देख लीजिए कि इस पूरे दौरान कोई बजट की घोषणा नहीं की गई कि हम कितना बजट इसमें घोषणा करेंगे, और जो ये लैब्स खोलेंगे ये प्राइवेट होंगी कि सरकारी होंगी, जो जिला स्तर पे जो केंद्र बनेंगे वो प्राइवेट होंगे कि सरकारी होंगे, कुछ तरीके का खुलासा नहीं किया, ना कोई बजट का खुलासा किया। बस हम ये करेंगे, हम इसकी नीति लाएंगे, हम ये करेंगे, हम इसकी नीति लाएंगे, इसी तरीके से स्वास्थ्य के बारे में घोषणाएं की है। तो ये बहुत ही दुखद है, हर चीज का बजट घोषणा किया मगर स्वास्थ्य का बजट का घोषणा नहीं किया कि इतना लाख करोड़ या इतना करोड़ हम बजट में हम पैसा, स्वास्थ्य में हम इतना बजट घोषित करते हैं। तो ये सरकार की मानसिकता है कि सरकार अभी क्या करेगी आगे, इसमें देखने का बात है। जो जनता से जुड़ा सवाल है उसमें ना तो उन्होंने बजट की घोषणा करी और ना इसमें स्पष्ट तरीके से कहा कि इसको कौन करेगा, कैसे करेगा और कैसे होगा। तो ये साथियों स्वास्थ्य के संबंध में घोषणा की गई, घोषणा तो कर दी है मगर इसका कोई भी आधार क्लियर नहीं किया कि किस तरीके से होगा। पांचवा जो है प्रधानमंत्री विद्या योजना, ऑनलाइन पढ़ाने का जो सिस्टम है उसको करने का घोषणा किया। उसमें नए तरीके के कोर्स बनाए जाएंगे, कोर्स के हिसाब से एक चैनल बनाए जाएंगे। तो ये टेक्नोलॉजी का मामला है मगर इसमें ये ध्यान रखना है कि जो ये पढ़ाई में जो कोर्स बदलने की बात है, ये नई शिक्षा नीति में सबसे ज़्यादा इस सरकार का टारगेट ये रहा है कि जो शिक्षा के अंदर, इतिहास के अंदर जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं वो ये ना पढ़ा के ये जो झूठी कहानियां हैं, जो ये ऋषियों ने ये कहा, राजाओं ने ये कहा, इसमें ये लिखा, इस तरीके की जो ये शिक्षा है, अवैज्ञानिक शिक्षा है, इसको डालना चाहते हैं। तो अब इसको हमको ध्यान रखना पड़ेगा कि इसके माध्यम से क्या पढ़ा रहे हो, किस तरीके की शिक्षा पढ़ा रहे हैं, ये समझना जरूरी है। बाकी जो ये ऑनलाइन शिक्षा है, ये रेगुलर जो शिक्षा व्यवस्था है क्लासों वाली, उसका विकल्प नहीं हो सकता। ये बहुत सारे शिक्षाविद हैं जो बुद्धिजीवी हैं, वो पहले से कह रहे हैं कि ऑनलाइन कभी इमरजेंसी में अगर ऑनलाइन की कुछ समय आता तो उसको कर सकते हैं, मगर ऑनलाइन पढ़ाई खाली ऑनलाइन ही करें, लोग घर में बैठ के स्कूल जाने की ज़रूरत ना हो, उसका कोई आधार बने। तो ये फिजिकली शिक्षा और ऑनलाइन की शिक्षा दोनों में फ़र्क है। फिजिकली जो शिक्षा होती है वो ऑनलाइन से पूरी नहीं होगी, इसलिए ये जो नया जो पैटर्न आ रहा है इसको देखने की ज़रूरत है आगे किस तरीके का आता है और क्या सरकार लेके आती है, सरकार की इसमें क्या मानसिकता होती है, ये साथियों अभी आने वाले समय में हमको देखना होगा। छठवां जो साथी है कि प्रवासी मजदूर, जो करोड़ों करोड़ लोग अभी भी पैदल चल रहे हैं और करोड़ों करोड़ लोग जो घर पहुंच गए हैं, इनकी संख्या कई करोड़ है, ये प्रवासी मजदूर। तो इनके लिए सरकार ने कहा कि हमने 40,000 करोड़ का बजट जो है मनरेगा में बढ़ा दिया। अब मनरेगा में 40,000 करोड़ का बजट बढ़ा दिया पूरे देश के लिए, तो पूरे देश के लिए सारे जो प्रवासी मजदूर हैं उनको काम मिल गया। ये है सरकार की घोषणा। 40,000 करोड़ का जो बजट है उसमें ये कह दिया है कि सारे पूरे देश के प्रवासी मजदूरों को रोजगार मिल गया। ये
ये गलत है। तो मनरेगा को बीजेपी ने कभी स्वीकार नहीं किया। ये बहुत ही अच्छी योजना है और इसके अंदर कई लाख करोड़ का, कम से कम 2-3 लाख करोड़ का बजट का घोषणा करना था। उसी के साथ में वो जो असल आदमी है, जो मजदूर है, उसको पैसा मिले, ये इसके साथ में जोड़ना था। तो ये बजट नाकाफी है, बहुत कम है ये। और ये से मनरेगा भर से लोगों का जीवन नहीं चलेगा, ये भी सरकार को समझना है। क्योंकि ग्रामीण सेक्टर में जो घर में इसका मजदूरी भी 200 रुपये है और पूरी रेगुलर सबको ये मिलता नहीं है रोजगार। तो ये जो गांव के अंदर जो रोजगार की व्यवस्था है वो मनरेगा भर से पूरी नहीं। मनरेगा से सहयोग मिलेगा, मनरेगा से जो काम मिलेगा, एकदम जो गरीब आदमी है मेहनत करके वो कुछ कमा लेगा। मगर ये इसलिए जो बहुत सारे अभी संगठन जो ट्रेड यूनियंस मांग कर रहे हैं कि प्रवासी मजदूर जो घर पहुंच गए हैं, इनको लंबे समय तक, काफ़ी समय तक इनको राशन मुफ्तों में मिले और इनको 7,500 रुपये महीने के हिसाब से अगले 4-6 महीने तक इनको पैसा मिले। जो पैसा मिलेगा उसी से ये जिंदा रह पाएंगे, उसी से ये अर्थव्यवस्था चालू होगी। तो ये बहुत सारे ट्रेड यूनियंस मांग कर रहे थे। जो बजट मनरेगा में बताया गया वो साथियों नाकाफ़ी है, बहुत ही कम है। ये बात को हमको साथी ध्यान रखना है। उसके अलावा साथी अंत में उन्होंने बताया कि हमने जो जनधन के 20 करोड़ खातों में 500 रुपये डाल दिए। उज्ज्वला योजना में 6.81 करोड़ रसोई गैस के जो सिलेंडर है वो मुफ्त में दे दिए। ये सिलेंडर मुफ्त में नहीं है। ये योजना का इतना प्रचार हुआ जिस चुनाव इलेक्शन के पहले, वो आज भी प्रचार है, वो आज भी मुफ्त में कहते हैं वो, तबकि ये मुफ्त में नहीं है। जो सब्सिडी मिलती है उससे इसका पैसा रिकवर करती है सरकार, और मुफ्त में कह रहे हैं। मतलब मुफ्त में ऐड शुरू हो गया तो मुफ्त में उन्होंने लोगों को मुफ्त मनवा दिया, तबकि ये मुफ्त में नहीं है। सच ये है कि मुफ्त में नहीं है। तो इस तरीके की घोषणाएं हैं। 2.20 करोड़ निर्माण श्रमिकों के खातों में पैसे डाले गए। तो ये जो निर्माण बोर्ड हैं उसमें अलग अलग जो राज्य सरकारों ने घोषणाएं करी है कि हमने इतने को डाल दिया, हमने उतने को डाल दिया। अब डले के नहीं डले, कितने लोगों के खाते में पैसे आए, कितने खाते चालू थे, ये अभी देखने का विषय है। मगर सरकार ने कह दिया कि हमने इतने करोड़ लोगों के खाते में पैसे डाल दिए। और अंत में कहा कि किसानों को 8.19 करोड़ किसानों के खाते में 2,000 रुपये डाल दिए। ये 2,000 रुपये वही योजना है जो प्रधानमंत्री इलेक्शन के पहले लेके आए थे। तो इस योजना जो चला रहे हैं तो उसमें तो पैसे डालने हैं। आपने योजना घोषणा की है जो किसान के लिए नाकाफी है, मगर आपने की है वो भी आप बार बार सुना रहे हो कि हमने 2,000 डाल दिए, हमने 2,000 डाल दिए। तो साथी ये जो है प्रमुख घोषणाएं थी जो उन्होंने 5वें और अंतिम बजट में, अंतिम जो उनका पैकेज था उसमें उन्होंने घोषणा की। अब साथी हमको समझना है कि पूरे जो 5 पैकेज था, पूरा घोषणा है, मैं आपको बता चुका हूँ। वो आपसे मेरा अपील ये है कि अगर आपने पीछे के वीडियो नहीं सुने हैं तो ये 5 वीडियो जो है उसको सुन लें, और सुनने के बाद से आप समझ पाएंगे कि किस घोषणा में क्या कहा गया। जो 20 लाख करोड़ का पैकेज, जो 20 लाख करोड़ दे दिया, 20 लाख करोड़ दे दिया, ये जो प्रचार हो रहा है सीधा तौर से, ये 20 लाख करोड़ कहाँ गया ये हमने आपको समझाया। ये आम जनता के, गरीब के खाते में कितना आया ये भी हमने आपको बताया। तो ये जितनी भी घोषणा है साथियों, ये हवाई घोषणा है। विषय इसमें मूर्ख बनाया गया। 20 लाख करोड़ में वो भी जोड़ा गया जो बैंकों को लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए 8 लाख करोड़, मैंने जैसे आपको पहले वाले वीडियो बनाया कि 8 लाख करोड़ रुपए बैंकों के माध्यम से लोन देने के लिए, लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए कहा गया। और उन्होंने, आरबीआई ने बैंकों के पैसा दिए ताकि वो लोन दे सकें। लोन भी इंडस्ट्रियों को लोन देना है, और भी लोग लोन से पैसा, ताकि बाजार में पैसा आए। ये पहले कर चुके हैं। ये नॉर्मल जो अर्थव्यवस्था है उसका ये नॉर्मल प्रक्रिया है। दूसरा, बहुत सारी योजनाएं हैं उन्हीं का बजट है, या योजना को बदल करके, तोड़ मरोड़ करके, इधर उधर करके, उसको घोषणा करके और नया दिखाने की कोशिश की है। तो ये सब मूर्ख बनाने का काम है जो सरकार ने फिर वापस किया। तो ये साथियों अब यही हम खत्म करते हैं इसको, और आपसे अपील करते हैं कि सारी सीरीज को सुने। और आपसे निवेदन ये है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ये सारे जो वीडियो हैं इनको, सारे वीडियो को सुने, ताकि आप इस आर्थिक पैकेज के बारे में अच्छी तरीके से समझ सकें साथियों। तो बात अब यहीं का ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू साथी, धन्यवाद, थैंक यू।